आज की वीडियो का मूल प्रश्न ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है और अलग अलग भागों में अलग अलग खंडों की चर्चा है। जैसे पहले भाग में राज्य की चर्चा है, दूसरा भाग सिटीजनशिप की बात करता है, तीसरे भाग में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है और चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों की या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है। उस अर्थ में भाग को नहीं देखना है। यहाँ भाग का मतलब या पार्ट का मतलब यह है कि क्या वो संविधान का हिस्सा है या नहीं, उसका अंग है या नहीं। और दूसरा मूल प्रश्न जो है वो बात करता है प्रस्तावना के कि क्या ये संशोधनीय है या नहीं संशोधनीय है, अमेंडेबल है या नहीं, इसका संशोधन किया जा सकता है या नहीं। जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 ये शक्ति देता है कि संसद हमारे संविधान के अलग अलग भागों में संशोधन कर सकती है, उसमें प्रक्रिया का वर्णन है। तो क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। जब भाग होगा तो संशोधन होगा और अगर भाग ही नहीं है तो संसद को उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है कि क्या ये प्रवर्तनीय है या नहीं है, मतलब जस्टिसेबल है या नहीं। जस्टिसेबल कहने का मतलब यह है कि क्या इसे न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है या नहीं। न्यायालय जो प्रस्तावना में निहित आदर्श हैं, जो संरचनाएं हैं, क्या उन्हें लागू करने के लिए सरकार को फोर्स कर सकती है, क्या आदेश जारी कर सकती है या नहीं। इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम यहीं से शुरू करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। और इसे देखने के लिए क्या करना होगा, हम दो रूपों में देखेंगे। कैसे बताएंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, सहारा लेना होगा कुछ चीज़ों का। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न पर संविधान सभा का क्या मत है। संविधान सभा इसे संविधान का भाग मानती थी नहीं, और वो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्या मत है। संविधान सभा का मत और सर्वोच्च न्यायालय का मत या निर्णय, अलग अलग चीज़ों पे एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। कुछ मूल केसेस हैं जिन पर ये पूरा का पूरा प्रश्न आधारित है और ज़्यादातर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे पहला सबसे महत्वपूर्ण केस है और वह है बेरूबारी यूनियन का मामला। बेरूबारी यूनियन का मामला। दूसरा केस महत्वपूर्ण है हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। और तीसरा महत्वपूर्ण और पूरी राजनीतिक ढांचे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वो है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और इसके अलावा हम अन्य मामलों पर भी चर्चा करेंगे जो इससे संबंधित हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा का क्या मत था, कि संविधान सभा प्रस्तावना को संविधान का भाग मानती थी या नहीं मानती थी। संविधान सभा में अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि हमारा जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू ने पेश किया था। लेकिन जो प्रस्तावना का निर्माण किया गया, प्रस्तावना की शब्दावलियाँ जो दी गई, वो ध्यान में रखिएगा कि संविधान सभा में प्रस्तावना का निर्माण किसने किया था, BN राव ने। BN राव ने प्रस्तावना का निर्माण किया और प्रस्तावना पर बाकायदे जैसे संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों पर चर्चा किया गया था, उस पर चर्चा की गई और उसे फिर बाद में प्रस्ताव के जरिए पास किया गया। एक एक खंड पर विधिवत चर्चा हुई थी। उसी तरह से संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना पर भी हमारी संविधान सभा ने चर्चा किया और इसे पास किया था। प्रस्तावना पर सबसे अंत में चर्चा की गई और ये 17 अक्टूबर 1949 को इस पर चर्चा शुरू की गई थी। किस रूप में, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को पास करने के लिए चर्चा शुरू की थी और अलग अलग लोगों ने इसमें तमाम संशोधन प्रस्ताव भी पेश किए थे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसकी भाषा को ध्यान में रखना है।
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेश किया था उसमें यह था कि प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में पास किया जाए। मतलब कि स्पष्ट था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और 17 अक्टूबर को विभिन्न तरह की चर्चाओं के बाद जो पास किया गया था वो इसी रूप में पास किया गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, और इसी संविधान सभा के इसी डिबेट के जरिए जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आपको वीडियो में हम लोग दे देंगे, लिंक में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे देंगे कि आप इसे कहाँ से देख सकते हैं। अलग अलग कौन कौन से डिबेट्स हुए थे वो आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को पास करने के लिए पूरी डिबेट हुई, उस पर चर्चा हुई, जिसमें मौलाना हजरत मोहानी, एच.वी. कामत, शिव बंडाल सक्सेना, गोविंद मालवीय, ब्रजेश्वर प्रसाद, पूर्णिमा बनर्जी, इन सब लोगों ने पूरा अलग अलग संशोधन प्रस्ताव पेश किया और इन लोगों के प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में पास किया था। इट इज़ क्लियर। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान सभा ने क्या कहा था कि संविधान सभा का मत ये था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि जैसे अलग अलग खंडों पर चर्चा हो रही थी, उसमें तमाम संशोधन प्रस्ताव पेश किए जा रहे थे और उसके बाद उस पर वोटिंग होती थी, ठीक उसी तरह से प्रस्तावना पर भी 17 अक्टूबर 1949 को चर्चा हुई, संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए, नाम आपको बता दिए हैं कौन कौन पेश किया है, और इसके साथ साथ अंत में उस पर वोटिंग भी हुई कि इसे पास किया जाए भाग के रूप में या नहीं, और उस पर अधिकांश लोगों ने अपनी सर्वसम्मति से प्रस्तावना को पास माना गया और उसे संविधान के हिस्से के रूप में पास किया गया। ये ध्यान में रखना है। अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इस पर एक अलग वीडियो हम बना देंगे कि संविधान में इस पर क्या क्या चर्चा, संविधान सभा में जो डिबेट हुए उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए और क्या क्या प्रस्ताव पेश किए गए थे। इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की हम लोग ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो जान लीजिए कि मौलाना हजरत मोहानी थे, उन्होंने 3 संशोधन पेश किए थे। पहला संशोधन ये था कि जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें उन्होंने क्या था कि डेमोक्रेटिक के जरिए फेडरल शब्द रखा जाए और अगर फेडरल शब्द ना हो तो उसकी जगह इंडिपेंडेंट शब्द रखा जाए। 2 संशोधन, पहला कि डेमोक्रेटिक किस स्थान पर फेडरल, और दूसरा संशोधन क्या था कि डेमोक्रेटिक के स्थान पर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इस अर्थ में आप सब जानते हैं कि हमारी जो मूल संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमारा 3 ही शब्द थे और वो शब्द थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। लोकतांत्रिक शब्द के स्थान पर उन्होंने कहा था कि इसे संघीय शब्द से रिप्लेस किया जाए और अगर संघीय शब्द से रिप्लेस करना उचित ना हो तो उसे स्वाधीन शब्द से रिप्लेस किया जाए। तीसरा प्रस्ताव उनका ये था इंडिया के लिए, जहां हम कहते हैं कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये प्रस्तावना में वहां भारत शब्द के स्थान पर उन्होंने कहा था कि भारत शब्द के स्थान पर रखा जाए यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक, भारतीय समाजवादी गणराज्यों का संघ। जैसे, और किस रूप में, जैसे USSR था तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इंडिया के स्थान पर UISR रखा जाए, यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस शब्द को उन्होंने बात की थी। ठीक है, उसी तरह से कुछ प्रस्ताव और भी थे, जैसे H.V. कामत ने रखा कि जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जहाँ से हम भारत के लोग शुरू होते हैं, उसके पहले शब्द जोड़ दिया जाए इन द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान के नाम से। बाद में उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि गॉड क्यों, गॉडेस भी होना चाहिए, सिर्फ ईश्वर ही नहीं बल्कि देवी भी। उनमें से थे रोहिणी कुमार बनर्जी थे जो असम से आते थे, उन्होंने कहा मैं असम का हूँ, देवी का उपासक हूँ, साथ ही ईश्वर की जगह देवी का स्थान रखा जाए। कुछ लोगों ने, शिवबनलाल सक्सेना ने सुझाव दिया कि नहीं, महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसमें शब्द जोड़ दिया जाए। उसका भी विरोध किया लोगों ने कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर इस संविधान का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हुआ है, साथ ही महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए, और बाद में उन्होंने उसे वापस ले लिया। इसके साथ साथ गोविंद मालवीय ने कहा कि परमात्मा की कृपा से शब्द जोड़ दिया जाए। ब्रजेश्वर प्रसाद ने एक बड़ा लंबा संशोधन पेश किया था जिसमें उन्होंने कहा कि सेकुलर कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ रखा जाए, और उसके अलावा जो लक्ष्य थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, इसके स्थान पर उन्होंने कहा था कि कुछ और लक्ष्य तय किए जाएं, और वो लक्ष्य क्या हो, उन्होंने कहा लाइवलीहुड का, कि हम जनता को क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं, आजीविका लोगों की सुनिश्चित हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
किसने प्रस्तावित किया था? तो ध्यान में रखिए कि ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसके अलावा फ्री मेडिकल एड, कि लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता मिले। और इसके अलावा एक चीज़ और थी बहुत ज़रूरी, और वो थी शिक्षण या अनिवार्य कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, या अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की बात उन्होंने की थी कि ये सबको प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावना में होना चाहिए। लेकिन इस संशोधन को भी अस्वीकार कर दिया गया। और बाद में पूर्णिमा बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा था, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि हम भारत के लोग के स्थान पर हम भारत के लोगों की ओर से शब्द किया जाए, जिसका अंबेडकर जी ने अच्छा जवाब दिया कि चूंकि भारत की जनता ने पहले ही अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपनी सारी शक्तियां इस संविधान सभा को सौंप रखी, साथ उनकी ओर से नहीं, ये जनता ही है जो संविधान का निर्माण कर रही है। इस तरह से संविधान सभा में सारे प्रस्ताव खारिज कर दिए गए और उन्हीं को रखा गया जिस मूल संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीज़ें जो थी, जिसमें पंथ निरपेक्ष और आपको पता है समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, तो संविधान सभा का क्लियर रखिए कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में पास किया था, इसलिए संविधान सभा का मत था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन अब इस पर सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ 1960 में बेरूबारी यूनियन के मामले में। क्यों हुआ? अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की, कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में प्रस्तावना से संबंधित क्या कहा गया कि वो संविधान का भाग है या नहीं, जिनमें से मैंने आपको शुरू में बताया कि क्या है, 3 मुख्य निर्णय हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेरूबारी यूनियन का मामला, गोलकनाथ का मामला और तीसरा केशवानंद भारती का मामला। तो एक एक करके सब पर चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण मामला है बेरूबारी यूनियन का मामला। आप किताबों में पढ़ते होंगे इन री बेरूबारी यूनियन। देखते हैं क्या है। बेरूबारी कूच बिहार का एक हिस्सा था। आज़ादी से पहले कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था। तो ध्यान में रखना है कि एक चीज़ कि बेरूबारी कूच बिहार का हिस्सा। दूसरा, 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार व कूच बिहार के शासक के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में कूच बिहार का विलय हो गया। कूच बिहार का जब विलय हुआ तो संविधान में हमारे राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए थे और उसमें 3 तरह के प्रावधान थे, 3 श्रेणियां बनाई गई थी, ए, बी और सी। मूल संविधान में यही था। तो विलय के बाद कूच बिहार को श्री श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 31 अगस्त 1949 यहाँ क्या किया गया, कूच बिहार को वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया। अब क्या हुआ, वेस्ट बंगाल क्या था, वेस्ट बंगाल ए श्रेणी का राज्य था, जबकि कूच बिहार क्या था, सी श्रेणी का राज्य। अब देखा जाए तो बेरूबारी कहाँ आ गया, वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया। वेस्ट बंगाल का जिला था जलपाईगुड़ी, आज भी है, जलपाईगुड़ी का ही हिस्सा है, इसी में है बेरूबारी, एक जगह का नाम है, ये ध्यान में रखना है। बेरूबारी स्थिति क्या थी, ये यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था। अब आप ध्यान दीजिए अब आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ था उसमें ये चीज़ें की गई थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके होंगे वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और बाकी जो शेष होगा वो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां दोनों आबादी होगी, वहां पर क्या हो, वहां जनमत संग्रह करवाया जाएगा और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रावधान था। आपको ये भी पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, रैडक्लिफ महोदय ने किया था। रैडक्लिफ महोदय ने उससे पहले लगभग 12 अगस्त को रैडक्लिफ अवार्ड जारी हुआ, जिसमें बेरूबारी जो स्थान है जो मुस्लिम बाहुल्य था वो भारत को दिया गया था, ये ध्यान में रहिए। लेकिन एक गलती हुई कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को जो जारी हुआ उसकी अनुसूची 1 में ये चीज़ छूट गई या छोड़ दी गई, ये क्लियर नहीं है। तो ये हुआ कि उन्होंने कह तो दिया लेकिन लिखित रूप से बेरूबारी भारत में नहीं आया। उसके बावजूद भी क्या हुआ, कूच बिहार का हिस्सा था लेकिन वेस्ट बंगाल में शामिल हुआ और भारत शासन उस पर स्थापित हुआ। तो आज़ादी के बाद एक तरह से देखा जाए तो बेरूबारी
जगह पर शासन किसका था? भारत सरकार का था। वहाँ की आबादी मुस्लिम बाहुल्य थी। इसके साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि 31 जनवरी 1949 इसमें एक बनाया गया था इंडिया पाकिस्तान बाउंड्रीज ट्रिब्यूनल। भारत पाकिस्तान सीमा के निर्धारण के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन भी किया गया था, जिसने अलग अलग जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद थे उसका समाधान भी किए थे। लेकिन ये ध्यान में रहे कि इस ट्रिब्यूनल में बेरूबारी का मामला कभी नहीं गया, ये हमेशा बना रहा भारत में ही और भारत के हिस्से के रूप में भारत सरकार उस पर शासन करती रही। पहली बार बेरूबारी यूनियन का मामला आया और ये मामला आया 1952 में, पाकिस्तान ने इस पर विवाद क्रिएट किया। तो बेरूबारी यूनियन का पहला विवाद 1952 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया, पाकिस्तान का दावा कि ये क्षेत्र हमारा है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरूप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान को दिए जाने चाहिए। ठीक है। और ये 1952 से लेकर के 1958 तक विवाद इस पर बना रहा। अंत में 1958 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उस समय के थे पाकिस्तानी पीएम फिरोज शाह नून और भारतीय पीएम पंडित नेहरू, इनके बीच नेहरू नून समझौता हुआ। 10 बिंदुओं पर समझौता था जिसमें बेरूबारी यूनियन के मामले को सुलझाया गया। और समझौता क्या हुआ कि आधा हिस्सा भारत को मिलेगा और आधा हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा। इस समझौते के होने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ के लोग इससे नाराज़ हुए और जब इस समझौते के प्रवर्तन की बारी आई तो सरकार भी दुविधा में पड़ गई। सरकार की दुविधा 2 बिंदुओं को लेकर के थी। पहला बिंदु ये था कि क्या इस समझौते को लागू करवाने के लिए कि किसी विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं, और दूसरा अगर विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो सरकार को ये शक्ति देता है कि वो अपने हिस्से को किसी दूसरे राज्य को दे सकता है, किसी दूसरे देश को दे सकता है या नहीं। अगर आपने पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर जिन लोगों ने पढ़ा वो ध्यान रखे होंगे कि अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों की चर्चा है। उसमें क्या चर्चा है? उसमें है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र। तीसरी चीज है अर्जित राज्य क्षेत्र की, एक्वायर्ड टेरिटरी भी शामिल होगी। प्रश्न ये था कि एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब है लेना ही या एक्वायर्ड में देना भी शामिल है, ये क्लियर नहीं था। दूसरे बिंदु ये था अनुच्छेद 3 को लेकर के। अनुच्छेद 3 में आप सबको पता होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए कि अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा का निर्धारण, उनके नाम का परिवर्तन, उनकी बाउंड्रीज सरकार, केंद्र सरकार घटा सकती है या बढ़ा सकती है। प्रश्न था कि क्या ये अंदरूनी मामले के लिए है या सरकार अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को दे सकती है। ठीक है, इसी बात को लेकर के दुविधा में हुई कि सरकार कि क्या बेरूबारी का जो हिस्सा आधा दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उसके लिए कि क्या संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, और अगर संशोधन हो तो अनुच्छेद 3 के जरिए हो या अनुच्छेद 368 के जरिए हो। प्रश्न ये भी था कि अर्जित राज्य क्षेत्र में सिर्फ लेना ही है या देना भी शामिल है। इस बात की दुविधा को लेकर के अंततः तत्कालीन राष्ट्रपति ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा, अनुच्छेद 143 का प्रयोग किया। अनुच्छेद 143 जो संविधान का है, आप सबको पता है कि उसमें राष्ट्रपति संविधान से सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श संवैधानिक मामलों पर या किसी भी मामले पर मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय लेकिन तो उस पर देने के लिए बाध्य नहीं है, और देता भी है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए बेरूबारी यूनियन के जब हम पढ़ते हैं तो आप किताबों में देखे होंगे लिखा होता है इन री बेरूबारी यूनियन। ठीक है, मतलब इन रेफरेंस इस मामले को क्या था, कोई केस कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन जो भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 143 के तहत जाता है, आर्टिकल 143, यहीं पर ध्यान में रखिएगा किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार से। जो भी मामला राष्ट्रपति परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, उस मामले पर पूरी तरह सुनवाई वैसे ही होती है जैसे किसी मुकदमे की होती है। तो यहाँ पर भी केंद्र सरकार का भी पक्ष सुना और भी लोगों का पक्ष सुना गया, और उसके बाद बेरूबारी यूनियन में फैसला आया। अब आप देखिए कि मुख्य चुनौती क्या थी, मुख्य समस्या क्या थी इसमें?
बेरूबारी यूनियन के मामले में मुख्य समस्या एक थी, पहली ये थी जो सरकार का तर्क था। सरकार का तर्क था पहली चीज कि संघ सूची की जो प्रविष्टि 14 है, ध्यान में रखिएगा, ये संघ सरकार को क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां, एग्रीमेंट, ये सब किसमें शामिल है, संघ सूची में। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को पूरी शक्ति है कि वो किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 245, आर्टिकल 245, अनुच्छेद 245 क्या कहता है कि संघ सरकार या संसद भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तीसरा था अनुच्छेद 248, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में या संसद, जो विषय संघ सूची राज्य सूची में शामिल नहीं होंगे या समवर्ती सूची में शामिल नहीं होंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को या संघ सरकार को होगा। इसके अलावा अनुच्छेद था आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों संधियों को लागू करवाने के लिए सरकार कानून बना सकती है, भले ही वे राज्य सूची के विषय से संबंधित हों। तो ये देखा जाए तो अनुच्छेद 14, 245, 248 और 253 केंद्र सरकार को पूरी तरह से पावर देते थे कि वे किसी भी तरह का संविधान में संशोधन कर सकती है, कोई कानून बना सकती है। समस्या क्या थी, समस्या दो चीज़ों को लेकर के थी और वहीं से जुड़ता है आपकी प्रस्तावना। जब हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, तो कहाँ से समस्या आती है, यही मूल समस्या प्रस्तावना की। प्रस्तावना में एक शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, सबने पढ़ा होगा, उस समय भी था, और दूसरा शब्द था संप्रभुता या सॉवरेंटी। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या था कि सरकार के पास जो शक्ति है, प्रश्न क्या आया समस्या, कि सरकार को सभी शक्ति कहां से मिलती है, जनता से मिलती है। क्लियर है, लोकतंत्र का मतलब यही था कि सरकार के पास टोटल पावर कहां से आई है, जनता से। प्रश्न क्या उठा, प्रश्न उठा तो क्या यह सरकार जो जनता द्वारा निर्मित है, जनता को ही दूसरे देश को सौंप सकती है इस शक्ति का प्रयोग करके। क्यों ऐसा मामला, क्योंकि बेरूबारी यूनियन का जो आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास जा रहा था, वो क्या था, उसमें रहने वाले लोग भी पाकिस्तान को ट्रांसफर हो रहे थे। तो पहला प्रश्न कि लोकतांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना में शब्द है और इस शब्द का मतलब है कि सरकार की सभी शक्तियां जनता से प्राप्त हैं, जनता इसी शक्ति का उपयोग करके, सरकार इस शक्ति का उपयोग करके क्या जनता को दूसरे देश को ट्रांसफर कर दे। दूसरा संप्रभुता का मतलब था क्या, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का नियंत्रण। संप्रभुता में था अर्जित राज्य क्षेत्र की संप्रभुत शक्ति का प्रयोग करके सरकार किसी भी क्षेत्र को अर्जित कर सकती है। तो संप्रभुता का समस्या फिर यहाँ आई और यहाँ दूसरा प्रश्न उठा, क्या संप्रभुता का अर्थ, क्या संप्रभुता का अर्थ है कि सरकार अपने क्षेत्र को दूसरे देश को सौंप सकती है? अगर ऐसा कर सकती है तो इसका मतलब है कि कोई संप्रभु सरकार अपने आप को पूरा का पूरा दूसरे देश को सौंप दे। क्या इसे संप्रभु शक्ति कहा जाएगा? संप्रभु शक्ति की सीमा में क्या ये शामिल है या नहीं शामिल है? इन्हीं प्रश्नों को लेकर, क्योंकि बेरूबारी यूनियन का कुछ हिस्सा दिया जा रहा था, लोग भी दिए जा रहे थे, इन प्रश्नों का समाधान करना जरूरी था और यही प्रश्न उठाए गए। राष्ट्रपति ने कौन से दो प्रश्न उठाए, ये तो मुख्य समस्या थी। राष्ट्रपति ने जो रेफरेंस के लिए भेजा, पहला प्रश्न यही था कि क्या किसी विधायी कार्रवाई की आवश्यकता है इस नून और नेहरू समझौते को लागू करने के लिए, और दूसरा प्रश्न ये था कि क्या अगर आवश्यकता है, यदि हाँ तो क्या अनुच्छेद 3 के जरिए किया जाए या अनुच्छेद 368 के जरिए। क्लियर है, मुख्य समस्या यही थी। और इस मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया वो संविधान सभा की भावना के बिल्कुल विपरीत था और यहीं से ये विवाद क्रिएट हो गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरूबारी यूनियन में एससी का निर्णय क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। इस मामले में तो उसने पहला यही दिया कि क्या, कि जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा निर्धारण की बात करता है, देश की सीमा निर्धारण की बात नहीं करता।
तो राज्यों की सीमा में परिवर्धन करने का अधिकार तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 3 देता है, ठीक है। लेकिन अगर देश की सीमा का निर्धारण करना है तो किसके जरिए होगा, वो अनुच्छेद 368 के जरिए ही किया जा सकता है, जरिए ही भूमि अन्य देश को सौंपी जा सकती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि हाँ, विधायी कार्यवाही की आवश्यकता है, कानून बनाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दिया कि अनुच्छेद 3 के जरिए नहीं बल्कि किसके जरिए होगा, अनुच्छेद 368 के जरिए होगा, और इसीलिए आज तक चला रहा है। उसी में लेकिन कोट किया गया इन चीज़ों को कि लोकतांत्रिक और संप्रभुता का क्या अर्थ होगा। तो संप्रभुता के अर्थ बताया कि हाँ, संप्रभुता की शक्ति में अर्जित क्षेत्र को लेना भी शामिल है और देना भी शामिल है। अर्जित का मतलब लेना भी और देना दोनों चीज़ें आएंगी, और संप्रभु सरकार का मतलब यही होता है कि किसी क्षेत्र को अर्जित कर सकती है अथवा किसी क्षेत्र को दे सकती है। होल सोल आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्धारण केंद्र सरकार के हाथ में है। ये क्लियर हो गया। लोकतांत्रिक गणराज्य में भी ये इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार अगर लोगों की से सत्ता प्राप्त कर रही है, शक्ति प्राप्त कर रही है, तो लोगों की सहमति से ही वो फिर किसी दूसरे देश को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और लोगों की सहमति कौन, क्योंकि संसद को पहले ही मिली होती है, इस नाते क्या करना होगा, उस पर संशोधन करना होगा। संशोधन क्या होगा, जब लोकसभा राज्यसभा पास करेंगे तब जा करके होगा। तो लोकसभा और राज्यसभा की सहमति का मतलब ही था कि लोगों की सहमति मिल गई। इसीलिए कहा कि 368 के जरिए ही भूमि दूसरे देश को सौंपी जा सकती है, अनुच्छेद 3 के जरिए नहीं सौंपी जा सकती। अब आते हैं प्रस्तावना से क्या संबंधित है। बेरूबारी यूनियन में उसने कहा कि इन शब्दों को कि प्रस्तावना क्या है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के हृदय की कुंजी है या उनके मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक। और कहा जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहां प्रस्तावना से सहायता ली जा सकती है। किंतु बट लगा दिया, किंतु क्या, किंतु कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने कहा संविधान का भाग नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ कहा, बेरूबारी यूनियन में। तो भाग है या नहीं, अगर ये देखेंगे तो बेरूबारी यूनियन का मामला कहता है कि भाग नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा ने क्या कहा था, अध्यक्ष ने क्या प्रस्ताव पास करवाया था कि ये संविधान का भाग है। यही से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब पहला प्रश्न ये था, शुरू में याद करिए हम लोगों ने सभी वीडियो शुरू किया था कि 3 मूल प्रश्न थे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबारी यूनियन के मामले में कहा गया कि नहीं है, और जैसे ही संविधान का भाग नहीं है तो कहा गया कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है। इस मामले में आया कि संशोधन नहीं हो सकता है। तो भाग भी नहीं है और संशोधन ये भी नहीं हो सकता है। इसका क्या ये प्रवर्तनीय है, ये भी नहीं है, इस मामले में कहा। लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं था। इसके बाद अभी केसों की श्रृंखला आनी बाकी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस केस में ये कहा, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं। आज आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसका उत्तर नहीं देंगे, लेकिन इसकी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि यही पहला मामला था जिसमें कह देगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बावजूद कि संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में पास किया था। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरे मामले पर, और वो था गोलकनाथ केस का मामला। तो दूसरा मामला है गोलकनाथ, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। बेरूबारी यूनियन का मामला 1960 का है, 1960 का है। 1960 में ये मामला आया था। दूसरा IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 में। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया 1965 में। तो आइए देखिए इसमें मामला क्या था।
मामला ये था कि हेनरी व विलियम गोलकनाथ ये इनके परिवार के पास जालंधर में लगभग 500 एकड़ ज़मीन थी। 1953 में पंजाब सिक्योरिटीज़ एंड लैंड टेन्योर एक्ट, पंजाब सिक्योरिटीज़ एंड लैंड टेन्योर एक्ट के ज़रिए 30 एकड़ ज़मीन इन्हें रखने का आदेश दिया गया। कुछ ज़मीनें उनके काश्तकारों को, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग थे, उन्हें दे दी गई और शेष ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली। इसके विरुद्ध गोलकनाथ का परिवार जो था वो उच्च न्यायालय गया, लेकिन उच्च न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और अंततः 1965 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गया। मामला क्या था? 3 चीज़ें चुनौती दी गई इस मामले में। चुनौती दी गई, पहली चुनौती क्या थी? चुनौती का आधार क्या था? चुनौती का आधार पहला था आर्टिकल 14, 19(1)(f), 19(1)(g। ठीक है। और इसके अलावा एक चुनौती और दी गई और वो चुनौती थी 17वां संशोधन। बताते हैं अभी क्या है। इस मामले में गोलकनाथ ने या गोलकनाथ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का हमें मूल अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(f) हमें संपत्ति अर्जित करने और उसे अपने बनाए रखने की स्वतंत्रता देती है। 19(1)(g) किसी भी तरह के व्यवसाय, व्यापार, वृत्ति, उपजीविका का अधिकार देता है। और जो ये पंजाब सिक्योरिटीज एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 है, इसके जरिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा है, 19(1)(f) का उल्लंघन हो रहा है, 19(1)(g) का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अधिकांश ज़मीनें अधिग्रहित कर ली, उनकी संपत्ति को अर्जित कर लिया, तो संपत्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, अन्य की नहीं कर रही है, साथ ही अनुच्छेद 14 प्रभावित हो रहा है। और उस संपत्ति पर जो भी व्यवसाय कर रहे थे, कृषि का काम कर रहा था, वो 19(1)(g) के जरिए प्रभावित हो रहा है। 17वां संशोधन क्या था? पंजाब सिक्योरिटीज एंड लैंड टेन्योर एक्ट को क्या हुआ? 17वें संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने कहाँ शामिल कर लिया? केंद्र सरकार ने उसे 9th शेड्यूल में, नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया। और नवीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसका अब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम तरह के केस में उसके पहले कह चुकी थी। तो उन्होंने इसको भी चुनौती दी कि इसे 17वें संशोधन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, संशोधन ही गलत है। उनकी चुनौती ये थी कि सरकार संशोधन के जरिए मूल अधिकारों को कम या न्यून नहीं कर सकती है। ठीक है। इस मामले को लेकर के पूरा का पूरा मामला था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय, इसको ये ध्यान रखिएगा कि इस मामले का जो निर्णय आया उससे गोलकनाथ को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन एक नई चीज क्रिएट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकार अनुच्छेद 368 के जरिए संसद को या केंद्र सरकार को संशोधन की शक्ति ही प्राप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 368 सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया बताता है, संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 17वें संशोधन को उन्होंने बरकरार रखा, ये ध्यान में रखिएगा। 17वां संशोधन को समाप्त नहीं किया, उसे इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया। और इसके लिए क्या किया, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्ट्रिन है एक, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक, भविष्य लक्षी कानून था ये। उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय है ये 17वें संशोधन को समाप्त नहीं करेगा। 17वां संशोधन कर दिया गया है, क्योंकि भूतलक्षी हो चुका है, उस पर ये निर्णय लागू नहीं होगा। इसके बाद जो भी संशोधन होंगे उस पर लागू होंगे। अर्थात इस संशोधन में स्पष्ट कर दिया कि अब सरकार मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन जो ये कर दिए गए 17वें संशोधन के जरिए, इसको अगर उसमें डाल दिया गया है तो वो सही है और गोलकनाथ को उनकी संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। उस निर्णय के बाद सरकार किसी भी तरह का संशोधन मूल अधिकारों में नहीं कर सकती है। सरकार को इससे प्रॉब्लम आई। ठीक। और प्रस्तावना के लिए भी कहा कि प्रस्तावना के बारे में था कि प्रस्तावना क्या है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वाक्य है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी बार आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में ये कहा गया है। तो प्रस्तावना को या प्रेम्बल को इस केस में क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, एक संक्षिप्त
परिचयात्मक वाक्य है सिर्फ, ठीक, यह संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य कह लीजिए इसे हिंदी में। इसमें एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्यों, सिद्धांतों व दर्शन को निर्धारित करती है। ये वक्तव्य, परिचयात्मक वक्तव्य कैसा है? जिसमें संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत, ठीक, उसका दर्शन और उसमें उसका उद्देश्य भी निहित है। सिर्फ इतना ही बताती है, ठीक। और यहीं पर स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब दो चीजें पुनः याद करिए कि हमारी संविधान सभा ने पास क्या किया था? संविधान के भाग के रूप में। तो संविधान सभा का दृष्टिकोण यह था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब आपके सामने दो केस आ गए। पहला केस आया बेरूबारी यूनियन का मामला, जिसमें स्पष्ट कहा कि संविधान का भाग नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला आईसी गोलकनाथ का, जिसमें भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और इसके साथ ये भी निर्णय था कि प्रस्तावना मूल अधिकारों में किसी भी तरह का संशोधन संसद या केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, ठीक। अब चलते हैं तीसरे मामले की तरफ, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाला था। चलिए, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मामला है, और वो मामला है केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, 1973 ध्यान में रखना है। जिस वर्ष निर्णय आता है उस वर्ष को हमें ध्यान में रखना होगा। इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा, अभी तक आप जो जानते होंगे केशवानंद भारती के सिर्फ निर्णयों को पढ़े होंगे, लेकिन ये मामला हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पूरे मामले की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। तो मामला क्या था, इस चीज़ को देखते हैं। केरल में कासरगोड जिला है। कासरगोड जिले में एक मठ है, एडनीर मठ। एडनीर मठ की स्थापना माना जाता है तोतकाचार्य ने किया था। तोतकाचार्य कौन थे? जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके शिष्य थे। तो एक तरह से एडनीर मठ को केरल का जो है वो क्षेत्रीय, जो शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ है उसका दर्जा है, उसे केरल का शंकराचार्य या केरल का जो क्षेत्रीय मठ है उसे माना जाता है। तो 1960 में लगभग केशवानंद भारती अपने गुरु की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने और एडनीर मठ के वो इंचार्ज हुए, एडनीर मठ के शंकराचार्य कहलाए। तो केरल के शंकराचार्य के रूप में ये फेमस थे केशवानंद भारती। 20 वर्ष की आयु में ही स्थापित किया, लगभग 60 वर्षों तक उसके शंकराचार्य बने रहे। उसी समय जो केरल में वामपंथी सरकार थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे नंबूदरीपाद, बहुत बड़े राजनीतिक विचारक भी थे। केरल की वामपंथी सरकार या नंबूदरीपाद की सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आई। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 में, और इसके साथ साथ कई तरह के भूमि सुधार अधिनियम थे। इन भूमि सुधार अधिनियमों के जरिए सरकार जो आर्थिक बराबरी थी या आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए, आर्थिक बराबरी स्थापित करने के लिए भूमि सुधार के कार्यक्रम लेकर के आई थी। और विभिन्न भूमि सुधार अधिनियमों के जरिए जो संपत्तियां थी, भूमि थी, वो भूमिहीनों में वितरित की जा रही थी। केरल भूमि सुधार अधिनियम के 1963 के जरिए, जिसमें बाद में संशोधन भी किया गया, ये 1969 और 1971, इसमें 2 संशोधन भी किए गए। इस अधिनियम के जरिए जो एडनीर मठ था, एडनीर मठ की लगभग 300 से 400 एकड़ जमीनें सरकार ने अधिग्रहित करके भूमिहीनों में वितरित कर दी, ठीक है। एडनीर मठ क्या करता था? एडनीर मठ के पास इतनी हजारों एकड़ की जो ज़मीनें थी उसमें तमाम तरह के सामाजिक कार्य भी करते थे, जिसमें स्कूल, अस्पताल, नृत्य, शिक्षा के केंद्र बहुत सारी चीज़ें वो पूरा मठ संचालित करता था। जब इस अधिनियम के जरिए मठ की संपत्ति या भूमि ले ली गई, इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन अब ध्यान में रखिएगा कि इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और हुई। 29वें संशोधन 1972, 29वें संशोधन के जरिए क्या किया कि केरल भूमि सुधार अधिनियम जो 1963 था, इसे 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। फिर वही आ गया कि 9वीं अनुसूची में जो अधिनियम शामिल हो गया उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। मतलब कि इस अधिनियम के ऊपर अब कोई भी
मामला या सुप्रीम कोर्ट में केस या किसी भी न्यायालय को इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके पहले सरकार ने, ध्यान रखिएगा, 24वां संशोधन किया था। 24वां संशोधन 1971, उसके पहले 25वां संशोधन 1972। क्या था? आईसी गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, मूल अधिकारों को संशोधन के जरिए छीना नहीं जा सकता है। जैसे ही ये चीज़ आई वैसे 24वें संशोधन के जरिए सरकार ने एक संशोधन किया, और वो संशोधन 1971 में दो चीज़ों की थी। 24वें संशोधन में दो काम किया, एक अनुच्छेद 13 में एक नया खंड जोड़ा और दूसरा अनुच्छेद 368 में नया खंड जोड़ा। इसमें 13(2) जोड़ करके स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। अनुच्छेद 2 में जो विधि की परिभाषा है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आते हैं। स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है वो अनुच्छेद 368 उससे संबंधित नहीं, अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आएगा। और उसी तरह से अनुच्छेद 368 में भी अनुच्छेद 3 और 4 जोड़ करके स्पष्ट कर दिया अनुच्छेद इसमें कि इसमें जो अनुच्छेद 13 है उसको प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 368, गोलकनाथ में यही दो मामले थे। अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार या कोई राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करता हो अथवा न्यून करता हो। मूल प्रश्न था कि विधि में क्या आता है, अध्यादेश, आदेश, ये सारी चीज़ें व्याख्या थी। संविधान संशोधन आता है या नहीं। यदि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन हो गया तो क्या कहलाएगा कि सरकार ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। गोलकनाथ के केस में कोर्ट ने यही कहा कि अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल है, इसलिए सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों को छीनती हो। 368 के लिए कहा क्या, उसमें सिर्फ संशोधन की प्रक्रिया है। इसीलिए सरकार ने, जो इंदिरा गांधी की सरकार तत्कालीन थी, उसने 24वां संशोधन किया और स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 13 में कि विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। और 368 में भी संशोधन किया और कह दिया कि इसमें प्रक्रिया और शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति दोनों निहित है, दोनों संसद के पास है। और स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही 24वां संशोधन हुआ उसके बाद 25वां संशोधन लेकर के आई। इस 25वें संशोधन के जरिए कर दिया क्या, दो चीजें किया। एक, अनुच्छेद 31C में चेंज किया। अनुच्छेद 31C, इसमें एक शब्द यूज किया गया था मुआवजा, कि अगर सरकार किसी की संपत्ति अर्जित करती है तो उसे मुआवजा देना होगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि मुआवजा कितना होगा ये कोर्ट तय करेगी, और मुआवजा उसके अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में संपत्ति ली जा रही है। उसने कहा मुआवजे का अर्थ यही होता है कि उस अनुपात में लिया जाए। लेकिन सरकार ने इस 25वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31C में चेंज किया और 31C में क्या किया, मुआवजे के स्थान पर, कंपनसेशन के स्थान पर क्या कर दिया, इसको काट दिया और इसकी जगह पर रख दिया राशि। कि सरकार यदि किसी की संपत्ति छीनती है या लेती है तो उसे राशि प्रदान करेगी, ना कि मुआवजा। और राशि कुछ भी हो सकती है। तो सरकार को जो सामाजिक आर्थिक काम करने थे उसमें आसानी हुई। और इसी के साथ एक संशोधन 31 में ये कर दिया कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और C, याद रखिएगा समाजवाद से संबंधित है, शुरू में बता चुके हैं, अनुच्छेद 39B और C को लागू करवाने के लिए संविधान में कोई संशोधन करती है तो उसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यही तीन ही थे जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित होते थे। 14 का उल्लंघन होता था, 19 का और 31 का। स्पष्ट कर दिया कि B और C को लागू करने के लिए ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये पूरा का ये मामला था। अब ये देखते हैं कि चुनौती किन आधारों पर दी गई। इक्कीस मार्च 1970, इस दिन केशवानंद भारती की तरफ से नानी पालकीवाला, जो सुप्रसिद्ध वकील उस समय के थे, उन्होंने 21 मार्च 1970 को अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की। अनुच्छेद 32 कहता है यदि मूल अधिकारों को उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। चुनौती का आधार क्या था? चुनौती का आधार था अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद
25 और अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 14 समानता के आधार पर, अनुच्छेद 19(1)(f) ये संपत्ति की स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, विचरण करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 26 किसी भी धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता थी। उन्होंने कहा कि जो केरल भूमि सुधार अधिनियम था और जिसे 9th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है, वो हमारे अनुच्छेद 14, 19(1)(f), 25 और 26 को शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने 24वें और 25वें संशोधन को भी चुनौती दी। नानी पालकीवाला ने, याद रखिएगा ये नाम सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अभी इसी नानी पालकीवाला मेमोरियल ट्रस्ट की एक जो वार्षिक सभा होती है, उसमें जो है अभी हमारे CJ चंद्रचूड़ ने बताया है, और उसमें इस मामले को फिर से उल्लेख किया कि केशवानंद भारती का मामला जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां पर दिया गया था मामला कौन सा? केशवानंद भारती में आपको याद होगा जो मूल संरचना का सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, उन्होंने कहा ये कहाँ से उधर नानी पालकीवाला के प्रयासों से ही निकल करके आया था। इसलिए ध्यान रखिएगा कि नानी पालकीवाला के माध्यम से केशवानंद भारती ने 21 मार्च 1977 को अनुच्छेद 32 के आधार पर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(f) और अनुच्छेद 25 और 26 के संरक्षण का लाभ लेते हुए कि इनका उल्लंघन हो रहा है, केरल भूमि सुधार अधिनियम 29वें संशोधन, 24वें संशोधन और 25वें संशोधन की वैधता को चुनौती दी। ठीक है, ये मामला बड़ा फेमस रहा। उस समय केशवानंद भारती को भी कुछ ये नहीं पता था कि उनका नाम क्यों निकल करके आता था। जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी, बड़ी फेमस थी, रोज़ अखबारों में निकलता था और अपने शिष्यों से ये पूछते थे कि मेरा नाम क्यों आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नानी पालकीवाला और केशवानंद भारती जो उनके वकील थे, केशवानंद भारती के, नानी, इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। जो थे उनके शिष्य वो आकर के करते थे, और बाकी चीज़ें भी थी, और भी तमाम लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। इस पूरे मामले की सुनवाई 68 दिन तक लगातार चली, जिसमें जब जब सुनवाई होती थी, जो भी होती थी, वो पेपर में निकलता था, लोगों तक पहुंचता था। इस समय CJI जो थे, CJI SM सीकरी इसमें थे। 68 दिनों तक ये पूरी सुनवाई चली, 68 दिनों तक, और 24 अप्रैल 1973 ये फैसला आया, और इसी दिन CJI को सेवानिवृत्त होना था। अपनी सेवानिवृत्ति के दिन उन्होंने ये फैसला सुनाया था। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर रिटायर होते तो शायद कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उसी दिन से, और इसका दुष्परिणाम भी इनको मिला। इनके साथ आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में 13 जजों की बेंच थी, और इस 7 और 6 के उससे फैसला आया था। जो 6 थे उसमें एक न्यायाधीश AN रे थे, और साथ में 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। 24 अप्रैल 1973 को फैसला आता है। मुख्य न्यायाधीश इसके पक्ष में थे, इस फैसले के। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हेगड़े भी इसके पक्ष में थे लेकिन जो चौथे नंबर के न्यायाधीश थे, न्यायाधीश AN रे, इसके अगेंस्ट में थे। मतलब वो 6 लोगों में शामिल थे, अल्पसंख्यक मतों में। सरकार को इस फैसले से इतनी तकलीफ हुई कि 25 अप्रैल को न्यायाधीश AN रे को CJI बनाया गया। बाकी दोनों जजों की वरिष्ठता को हटा दिया गया, तीनों जजों की। मतलब एक तरह से कहा गया ये उनके लिए दंड की व्यवस्था थी, ऐसा माना जाता है। न्यायाधीश AN रे को वरिष्ठता को पहली बार दरकिनार करते हुए किसी को CJI बनाया गया था। ठीक है, इस पूरे मामले में आपको पता, मैंने बताया कि नानी पालकीवाला इसकी तरफ से थे। इसके अलावा HM सर्वई थे, जो महाराष्ट्र के अधिवक्ता थे, केरल सरकार की तरफ से उन्होंने पूरे मुकदमे की सुनवाई की। और इसके अलावा नीरन डे जो अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने पूरी सुनवाई की। इस मामले में निर्णय क्या था? ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, और निर्णय हमें प्रस्तावना से संबंधित होकर के देखना होगा। बाकी जो निर्णय आप जानते हैं कि केशवानंद भारती का निर्णय क्या था। केशवानंद भारती का निर्णय था कि संविधान में किसी भी तरह का संशोधन सरकार कर सकती है। गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया गया था, जहां कहा था कि विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा यहां भी केशवानंद भारती को कोई रिलीफ नहीं मिली, लेकिन हमें तमाम चीज़ें मिल गई। इसमें पहला फैसला यही था क्या कि अनुच्छेद 368 संसद को किसी भी मामले में पूरी तरह संशोधन की शक्ति देता है, संशोधन की प्रक्रिया बताता है, और पूरे संविधान में संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के सीमा में।
मतलब कि वो मूल संरचना में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना से संबंधित जो निर्णय है आज हम लोग यहाँ देखेंगे, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब इसकी फिर से चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना से संबंधित क्या निर्णय था, उसमें यह था, पहला ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि संवैधानिक कानून व संविधान ये दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि इन दो चीजों को समझने में गलती की दोनों केस में, बेरूबारी यूनियन के मामले में भी और गोलकनाथ के मामले में भी ये गलती की गई कि संवैधानिक कानून और संविधान दोनों को एक मान लिया गया। उसमें कहा गया कि जो संवैधानिक कानून की प्रस्तावना होती है वो सिर्फ परिचय को व्यक्त करती है, वो कानून का सिर्फ एक छोटा सा परिचय देती है, लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना वो बिल्कुल डिफरेंट है। संविधान एक अलग चीज़ है, संवैधानिक कानून अलग चीज़ है। तो इसमें पहला फैसला प्रस्तावना से संबंधित ये था कि संवैधानिक कानून और संविधान के बीच अंतर ना समझना के कारण, नोट कर लीजिए, संविधान के बीच अंतर ना समझने के कारण गोलकनाथ व बेरूबारी दोनों को कोट किया। बेरूबारी मामले में कोर्ट का निर्णय गलत था, अस्पष्ट कहा। उसने कहा कि दोनों में वहां अंतर नहीं समझा गया, जबकि दोनों में अंतर होता है। दूसरी चीज अस्पष्ट कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये ध्यान में रखिएगा। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार डिक्लेयर किया न्यायालय ने। इसके पहले जितने भी मामले हैं सब में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यहां स्पष्ट कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्यों है वहीं स्पष्ट किया और लिखा, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए सदस्यों ने वोट या मत दिया था। संविधान सभा का उल्लेख किया कि संविधान सभा में जब प्रस्तावना को क्या किया गया, प्रस्तावना को एज ए पार्ट के रूप में प्रस्ताव के जरिए शामिल किया गया। और जब प्रस्ताव ये आया कि शामिल किया जाए इसे पार्ट के रूप में, संविधान के भाग के रूप में नहीं, तो सदस्यों ने वोट के जरिए उसे शामिल किया था। इसलिए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और ये प्रस्तावना किसकी है, संविधान की। और ये प्रस्तावना बाकी सारे कानूनों की प्रस्तावना से बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पर इसे प्रस्तावना संविधान का अंग माना जाएगा। और तीसरी चीज क्यों कहा प्रस्तावना क्या है, तीसरी चीज उसने कहा कि पूरा हमारा जो संविधान है, संविधान क्या है, ये प्रस्तावना का अनुसरण करता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस केस में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अनुसरण करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, केशवानंद भारती। याद रहेगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, इसी केस में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, चौथी चीज पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी चीज कहता है कि प्रस्तावना अनुच्छेद 5, 6, 7 के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। आपको ये पता होगा कि हमारे संविधान के कई प्रावधान ऐसे थे, उनमें से अनुच्छेद 5, 6, 7 और कुछ अस्थायी प्रावधान थे जो संविधान जिस दिन निर्मित हुआ 26 नवंबर 1949 को उसी दिन लागू हो गए, और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये ध्यान में रहे कि प्रस्तावना भी अनुच्छेद 5, 6, 7 के साथ उसी दिन लागू हुआ। कोर्ट का निर्णय यह था कि यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होती तो अनुच्छेद 5, 6 और 7 जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान उसके साथ प्रस्तावना को लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन चूंकि संविधान निर्माताओं ने
प्रस्तावना को उसी दिन से लागू किया, इसका अर्थ है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सीधे ये ध्यान रखिए, अभी तक आपने सारे वीडियोस में, किताबों में पढ़ा होगा कि इस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, पर ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग क्यों है और इस केस में क्यों कहा गया। हम लोग उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि 3 चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। पहला था कि संवैधानिक कानून व संविधान के बीच अंतर होता है, बाकी दोनों मामलों में ये अंतर कोर्ट ने नहीं किया, इसीलिए वहाँ कह दिया कि संविधान का भाग नहीं है, जबकि उसने कहा कि संवैधानिक कानून और संविधान इन दोनों में अंतर है। संविधान की प्रस्तावना क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वो अलग अलग पूरे संविधान की व्याख्या करते हैं, उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, अस्पष्टता को स्पष्ट करती है कि जहाँ कहीं भी संविधान में अस्पष्टता होगी तो इस नाते वो है। दूसरा कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्यों? क्योंकि संविधान का हिस्सा बनने के लिए इस पर वोटिंग हुई संविधान सभा में और इसलिए किया गया। तीसरा कहा कि हमारी जो प्रस्तावना है ये क्या है, ये प्रस्तावना का पूरा अनुसरण करता है संविधान, संविधान के बाकी सारे प्रावधान प्रस्तावना के अनुसरण में ही किए गए। और चौथा कहता है कि प्रस्तावना अनुच्छेद 5, 6 और 7 के साथ 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, इसलिए भी प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसमें एक चीज़ जोड़ता है कि ये कहता है कि प्रस्तावना तब तक लागू नहीं हो सकती, मतलब कि प्रस्तावना तब तक लागू नहीं हो सकती, कब तक? जब तक इसमें निहित जो शब्द है, शब्द क्या है? अधिनियमित, इस खंड को लागू ना किया जाए। और कहा सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं, प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 5, 6 व 7 ये सारी चीज़ें तभी लागू होंगी जब प्रस्तावना में जो शब्द अधिनियमित है, याद रखिए प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है और लास्ट में कहते दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जब अधिनियमित हो गई, और अधिनियमित कौन? पूरा संविधान अधिनियमित होता है इसके माध्यम से। तो जब तक अधिनियमित खंड लागू नहीं होगा तब तक बाकी संविधान कोई लागू ही नहीं हो सकता है। तो 26 नवंबर को जो लागू हुआ वो भी इसलिए लागू होता है क्योंकि वो से संविधान को प्रस्तावना द्वारा अधिनियमित किया गया। शेष संविधान भी तभी लागू हो सकता है जब प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित कहने का मतलब ही यही था कि पूरा का पूरा संविधान लागू तब होगा जब प्रस्तावना भी लागू हो, और जब प्रस्तावना लागू हो रही है तो इसका मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। आते हैं अब 5वीं चीज़ पर। 5वीं चीज़ क्या है? कहता है कि मूल अधिकार प्रस्तावना की घोषणा का परिणाम है। जो मूल अधिकार हैं ये प्रस्तावना की घोषणा का परिणाम है, अर्थात मूल अधिकार तभी अस्तित्व में आते हैं जब प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की घोषणा की गई है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं हो सकती तो मूल अधिकार में जो भी अधिकार, जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं, जिन समानता के अधिकार की बात की गई है, वे सारे अधिकार बेमानी हो जाएंगे। इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्यों? मूल अधिकार उसी प्रस्तावना की घोषणा का है। पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा, जहां हम लोगों ने कहा था कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो मूल अधिकारों में दी गई हैं। जहां था आदर्श, समानता का, न्याय की बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात की गई थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इन सब को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में प्रावधान किए गए। अगर वे घोषणाएँ वहाँ नहीं होती तो मूल अधिकारों में वे सारे प्रावधान बिल्कुल नहीं किए जा सकते थे। घोषणाएं की गई, आदर्श वो था, इसलिए किया गया। इस नाते कहता है कि मूल अधिकार प्रस्तावना की घोषणा का परिणाम है और इसलिए भी प्रस्तावना क्या है? हमारे संविधान का अंग है। आते हैं 6वीं चीज़ पर। ये कहता है प्रस्तावना क्यों हमारे संविधान का अंग है? कहता है कि इस पर विचार विमर्श की मुहर है। ठीक, जबकि सामान्य प्रस्तावना जो होती है तो इस नाते ये सामान्य प्रस्तावना की तरह नहीं है।
जो सामान्य कानूनों में प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना पर कोई विचार नहीं होता है, बल्कि सामान्य कानून के विभिन्न खंडों पर, उसके धाराओं पर चर्चा होती है, प्रस्तावना पर कभी चर्चा नहीं होती है। इसलिए कहता है कि वे प्रस्तावना हो सकता है उस कानून के भाग ना हो, लेकिन संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान सभा में पूरा विचार विमर्श किया गया है और इसलिए ये है। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि जो संविधान निर्माता हैं इसका विशेष महत्व दिया था। संविधान निर्माताओं ने इस पर विशेष महत्व दिया था। कई लोगों ने ये कहा, जब संविधान सभा का वाद विवाद आप पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। संविधान सभा के वाद विवाद में चर्चा आई कि जब शेष संविधान पर सारी चीज़ें चर्चा हो चुकी हैं तो प्रस्तावना पे चर्चा की क्या आवश्यकता है, प्रस्तावना को एज इट इज पास कर देना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, जो अन्य सदस्य थे कि प्रस्तावना पर भी तमाम तरह के संशोधन प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। कई लोग ऐसे थे जो कहते थे कि प्रस्तावना जो बनाई गई है डॉक्टर BN राव द्वारा वो ठीक नहीं है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए और प्रस्तावना संविधान के अनुरूप होनी चाहिए, या प्रस्तावना जो संविधान में बातें कही गई हैं उसी के अनुरूप प्रस्तावना में होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि संविधान निर्माताओं ने उस पर महत्व दिया कि नहीं, इस पर होना चाहिए। और ये अभी हमने शुरू में बता दिया कि इस पर 13 अक्टूबर 1949 को चर्चा हुई, अलग अलग तरह के संशोधन पेश किए गए और उनमें जो स्वीकार हुए कुछ अस्वीकार हुए, लेकिन सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आवश्यक है, एक एक शब्दों पर चर्चा हुई कि ये शब्द क्यों शामिल किए गए, सोशलिस्ट क्यों शामिल नहीं किया जा सकता था, बाकी चीज़ें क्यों शामिल नहीं की जा सकती थी, इन द नेम ऑफ गॉड ये शब्द क्यों नहीं शामिल किए जा सकते थे। इसके लिए अलग वीडियो आपको मिलेगा, पूरी संविधान प्रस्तावना पर जो होगी संविधान सभा के वाद विवाद, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या संविधान में कौन कौन से संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। आप उसको देख लीजिएगा, बाद में इस पर एक वीडियो जरूर आपको बनाऊंगा। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा कहा कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना जो मुख्य चीज़ थी, सॉरी ये 6वीं चीज़ हो गई, और अब हम आते हैं 7वीं चीज़ पर। वो कहता है कि प्रस्तावना अंततः जो पूरा संविधान था, संविधान के प्रकाश में तय किया गया था। जब पूरा संविधान बनकर के निर्मित हुआ, पूरी चर्चा हो गई, तब प्रस्तावना पर चर्चा हुई और प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए हैं उन पर भी चर्चा हुई कि वे शब्द क्यों हैं। तो पूरे संविधान के प्रकाश में तय किया गया प्रस्तावना, इसलिए भी प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना बिल्कुल ऐसा कटा हुआ नहीं है जिससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो ये नहीं बताता है कि एक सामान्य बात नहीं बताता है, बल्कि वो कुछ विशेष बातें बताता है। हमारे संविधान राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य तय करता है, उन लक्ष्यों के बिना संविधान अधूरा होगा। इसीलिए ये कहता है कि ये सारी चीज़ें, इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो याद रखिए कि इस केस में ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा की, ये निर्णय दिया। इसके पहले तक जितने भी केस आए सब में कहा कि नहीं है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि जब केशवानंद भारती में कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और अलग अलग आधार दिए हैं, याद रखना पहला क्या कहता है कि संवैधानिक कानून और संविधान में अंतर होता है। दोनों केसेस में गलती की गोलकनाथ और बेरुबारी में, इसलिए संवैधानिक कानून की प्रस्तावनाएं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो परिचय बताती हैं, जबकि ये पूरे संविधान का लक्ष्य तय करता है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरी चीज़ कहता है कि प्रस्तावना संशोधन का भाग है क्योंकि इसे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल विचार विमर्श किया और अंत में इस पर वोटिंग हुई है। ये हिस्सा बनाने के लिए सदस्यों ने वोट किया है। ये प्रस्ताव इसकी लाया जाता है कि इसे संविधान के भाग के रूप में लाया जाए। इस पर वोटिंग हुई, उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तीसरी बात कहता है कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि कहता है कि यह संविधान पूरी प्रस्तावना का अनुसरण करता है। जो जो प्रस्तावना लक्ष्य तय करता है, जो जो चीज़ें बताता है, जो संरचनाएं बताता है, उसी संरचना के अनुरूप ही संविधान के शेष भाग बनाए गए हैं। इसीलिए सबसे पहले प्रस्तावना को रखा गया है। इसलिए भी कहता है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है। चौथी चीज़ कहता है कि प्रस्तावना इसलिए भी अंग है, इसलिए भी हिस्सा है क्योंकि प्रस्तावना को अनुच्छेद 5, 6 और 7 जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है उसको भी लागू किया गया है। और कब 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना लागू हुआ और कहा 5, 6 और 7 और शेष संविधान जो लागू हुए वे तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक प्रस्तावना में जो निहित शब्द है अधिनियमित, उस खंड को लागू ना किया जाए। तो संविधान निर्माता इतने अधिक बुद्धिमान थे
कि उन्होंने प्रस्तावना को लागू किया और लागू होने के बाद ही शेष संविधान लागू हो सकता था। कहता है इसलिए भी प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग नहीं होता तो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है जो बताता है कि मूल अधिकार क्या है, प्रस्तावना की घोषणा का परिणाम है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों की घोषणा की गई है, जिन लक्ष्यों की घोषणा की गई है, उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मूल अधिकार बनाए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चीज़ें रखी गई। तो प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं होती तो इन लक्ष्यों की पूर्ति भी संभव नहीं है, इसलिए भी प्रस्तावना संविधान का भाग है। और उसके बाद कहता है कि इस पर विचार विमर्श की मुहर है। सामान्य कानूनों की जो प्रस्तावना होती है उस पर विचार विमर्श नहीं होता, उसके शेष खंडों पर विचार विमर्श होता है। लेकिन संविधान सभा में प्रस्तावना पर भी विचार विमर्श हुआ, उस पर संशोधन पेश किए गए, जो कई अस्वीकार हुए और चर्चाएं की गई, इसलिए भी है। और कहा कि ये सामान्य प्रस्तावना की तरह नहीं है, चर्चा का वो रहा है, इस पर डिस्कशन किया गया है, लोगों ने अपने विचार रखे हैं और अंत में स्वीकार किया गया। इस नाते कहा कि संविधान निर्माताओं ने इस पर विशेष महत्व दिया था कि प्रस्तावना संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। और कहता है प्रस्तावना इसलिए भी क्योंकि अंततः संविधान के प्रकाश में तय किया गया है। चाहे जो कुछ संविधान में या प्रस्तावना में नहीं लिखा गया, संविधान में जो कुछ प्रावधान किए गए जिन पर चर्चाएं हुई, फिर अंत में प्रस्तावना पर चर्चा हुई। शुरू में उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया, उसके अनुरूप डॉक्टर बी.एन. राव ने तैयार कर दिया प्रस्तावना, लेकिन उस पर चर्चाएं नहीं की गई। कहा गया जब संविधान के शेष खंड इन लक्ष्यों के अनुरूप हो जाएंगे तब हम देखेंगे कि कौन से शब्द आवश्यक हैं और कौन से नहीं। तो पूरे संविधान के प्रकाश में अंत में प्रस्तावना को पास किया गया था और एक भाग के रूप में पास किया गया था, इसलिए ये प्रस्तावना इसका अंग है। ये सारी चीज़ें आपसे अभी तक प्रश्न में नहीं पूछा है संघ लोक सेवा आयोग, किसी लोक सेवा आयोग में, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में इनकी पूछने की संभावनाएं अगले वर्षों में आगामी परीक्षाओं में आवश्यक जरूर हो सकती हैं कि पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें कि किस केस में कहा विचार विमर्श की मुहर है, किस केस में कहा कि संवैधानिक कानून और संविधान की प्रस्तावना में अंतर होता है, किस केस में कहा कि मूल अधिकार जो है वो प्रस्तावना की घोषणा का परिणाम है। इन सब का उत्तर एक होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला जो 1973 का है। क्लियर है? इस केस में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो दूसरे मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। कोर्ट ने इस केस में डिसाइड कर दिया, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि इस केस में कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके ऊपर सिर्फ एक ही लिमिट है और वो लिमिट होगी मूल ढांचे की, कि मूल ढांचे की सीमा के अंदर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संसद। और जब संविधान का भाग ये हो गया तो इस अर्थ में संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन का अधिकार संसद के पास है। तो पहला प्रश्न भाग है या नहीं, केशवानंद भारती का केस कहता है कि भाग है। दूसरा मूल प्रश्न था कि इसमें संशोधन हो सकता है नहीं, उसी से उत्तर मिल जाता है कि जब संविधान का भाग है तो संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, लेकिन इस पर सीमा भी है और सीमा है मूल ढांचे की, कि बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह करके कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना होने पाए, तब प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तीसरा मूल प्रश्न था कि क्या यह प्रवर्तनीय है या नहीं। इसी केस में भी डिसाइड कर दिया कि यह संविधान का भाग है और संशोधन भी हो सकता है, लेकिन इसे किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अर्थात न्यायालय उन लक्ष्यों को, उन संरचनाओं को लागू करने का आदेश नहीं दे सकती है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, बड़ी बारीकी से इस चीज़ को कोर्ट ने कर दिया कि जो संरचनाएं हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं और उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ही ये कहता है कि एक तरह से प्रवर्तनीय है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं घोषित नहीं है। मतलब कि हम और आप जैसे मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय की शरण लेते हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 इसके जरिए न्यायालय जाते हैं, उस रूप में कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है कि हम कोर्ट में ये जाएं और कहें कि सरकार से कहिए कि इन लक्ष्यों की पूर्ति करें। ठीक है, और न्यायालय इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है, लेकिन कहता है कि अगर संशोधन करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं और लगभग जो आपकी सरकार की संरचनाएं थी वो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसने कहा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, अगर इसे आप डैमेज करेंगे तो लोकतंत्र डैमेज हो जाएगा। इस नाते अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस रूप में क्लियर कट रही है एकदम से कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं कि क्या था। 3 मूल प्रश्न थे, ध्यान में रखना है। संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना, संशोधनीय है या नहीं, प्रवर्तनीय है नहीं। किसमें क्या कहा? संविधान सभा ने, संविधान सभा कहती है कि क्या है, ये भाग है, भाग, संशोधन और प्रवर्तन। तो संविधान सभा कहती है कि भाग है, ये कहती है कि इसमें संशोधन भी होगा और ये कहते हैं प्रवर्तनीय
नहीं है, इसे लागू नहीं करवाया जाएगा, ये सिर्फ लक्ष्यों को, घोषणाओं को एक घोषणा के रूप में है। दूसरा केस था आपका जो आया सबसे पहला, बेरूबारी यूनियन के मामले। बेरूबारी यूनियन में कहता है कि भाग नहीं है, ये ध्यान में रखना है। पहले संविधान सभा है, ये यहाँ पर है आपकी संविधान सभा, भाग है। बेरूबारी यूनियन में पहली बार कहा, ये 1960 का मामला नहीं है। संशोधन जब भाग नहीं है तो संशोधन भी नहीं हो सकता, प्रवर्तन भी नहीं हो सकता है। उसके बाद गोलकनाथ का मामला 1967 का, इसमें भी कहा संविधान का भाग नहीं है, जब है तो संशोधन जब संविधान में नहीं कर सकती, इस केस में कह दिया, तो इसका मतलब कि प्रस्तावना में भी संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक, और प्रवर्तनीय भी नहीं है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती 1973, इसमें कहा भाग है। ठीक, संशोधन हो सकता है लेकिन लिमिट है। लिमिट किस चीज़ की? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की। बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना होने पाए पर प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इस बारे में लेकर के कोई विवाद नहीं कि प्रस्तावना को न्यायालयों द्वारा लागू करवाया जा सकता नहीं, सभी कहते हैं कि नहीं, लेकिन भाग और संशोधन को लेकर के मतभेद रहे हैं। वर्तमान स्थिति यही है कि संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करेंगे। वे अन्य मामले कौन से हैं? अन्य मामले सेम उसी तरह से चलते रहेंगे, जैसे एक 1980 का मामला मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस मामले में भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। सेम चीज वही यहां कहा कि इस नाते इसमें संशोधन भी हो सकता है, ये भी सेम। ठीक, एक 1994 का मामला था एसआर बम्बई का मामला। बम्बई के मामले में भी कहा सेम भाग है, और यहाँ भी सेम, और यहाँ भी सेम है, नहीं है और ये हो सकता है। फिर 1995 LIC का मामला, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान। इस मामले में जो है, ये मामला था 1995 का। इसमें भी उसी केशवानंद भारती के निर्णय को आगे बढ़ाया गया कि संविधान है, और यहाँ भी कहा कि सेम चीज़ें कि इसमें भी संशोधन हो सकता है, और यहाँ भी वही कहता है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। तो अभी वर्तमान सिचुएशन यही है, केशवानंद भारती का मामला ही आगे चल रहा है। उस नाते कहते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आता है केशवानंद भारती का मामला। यद्यपि उन्हें रिलीफ नहीं मिली इस केस में, लेकिन हम सबको कई चीज़ें मिल गई। एक लिमिट लगा दी, मनमानी संशोधन पर एक तरह से रोक लग गया। पूरी शक्ति है कहता है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में रह करके कर सकती है, और संविधान का भाग है। क्यों है ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो संविधान की प्रस्तावना। चूँकि समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो उसे देखने में इंटरेस्ट भी कम होता है, और थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी मिलना चाहिए। साथ ही जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रस्तावना पर आधारित संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर, मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, और उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी आगे आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। वो चाहे मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, उससे संबंधित उनका उत्तर भी और उन पर विश्लेषण भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो पूछी गई हैं उनमें क्या होना चाहिए, और जो आगे पूछी जा सकती हैं वो कौन कौन से प्रश्न होंगे जिनको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया है कि सर उसके साथ साथ हमें संबंधित प्रश्न भी दे दिया करिए ताकि हम अपना अभ्यास करते रहें। तो अगर आप चाहें तो इस पर आधारित एक प्रश्न लिख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें मेरे मेल ID पर भेज सकते हैं जो प्रवीण के गुप्त official@gmail.com है, या आप इसमें कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो खींच करके आप उसे भेज सकते हैं।
ताकि चेक करके हम आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है।